बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज पर आपसे बात करूंगा और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा तीनों स्टोरीज की। सबसे पहली मेरी जो स्टोरी होगी वो होगी चैंपियन ट्रॉफी, और जो आज की पहली बड़ी स्टोरी है, न्यूजीलैंड और भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में आमने सामने हैं। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 252 रन का हदफ दिया है, जिसके मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग जो है वो फिलहाल जारी है। लेकिन क्या वजह है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म ताहाल ना कर सकी है। और साथ बात करेंगे पाकिस्तान मेजबान होने के बावजूद टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच सका। नाकामी की क्या वजूहात रहीं और रवा माह में पाकिस्तान को इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान को इस सीरीज के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी होगी। दूसरी स्टोरी में बात करूंगा वजीर खजाना के गंदम इंपोर्ट करने के बयान के बाद सदर किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को खत लिखकर फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर करने और गंदम की खरीदारी यकीनी बनाने का भरपूर मुतालबा कर दिया है। सवाल तो यह है कि पिछले साल किसानों से गंदम ना खरीद कर गंदम के कहत को जन्म ही क्यों दिया गया, इसकी हकीकत क्या है। और खास तौर पर एक बड़ी स्टोरी भी मैं आपको दूंगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कैनाल सिस्टम पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, और इसके हकाइक आज के इस प्रोग्राम में मैं पहली दफा ब्रेक करूंगा और नाजरीन आपके सामने में ये रखूंगा। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करूंगा अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खतरा जो समझता है, इसके पेश नजर जौहरी प्रोग्राम को खत्म करवाने के लिए अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात चाहता है, जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर के मुताबिक अमेरिका से मुज़ाकरात किसी मसले का कोई हल नहीं है। इस पर बात करेंगे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन सबसे पहले नाजरीन हम चलते हैं अपने इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के पास। यह्या हनी साहब, और भारत से मेरे साथ होंगे अजीत कुमार साहब। और जो अजीत कुमार साहब है वो भारत के टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उनमें से अजीत कुमार का एक नाम है। इसी तरह पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है उनके जो बेस्ट 3 जर्नलिस्ट मेरे पाकिस्तानी है, यह्या हुसैनी साहब इज वन ऑफ देम। मिस्टर यह्या हुसैनी साहब, आर यू विद मी? यह्या हुसैनी साहब से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। अजीत भाई, आर यू विद मी? क्या मैं आपको सुन पा रहा हूँ? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीत कैसा भाई, मिजाज है पाकिस्तान का? मैं भी ठीक हूँ। पाकिस्तान का मिजाज थोड़ा खट्टा मीठा है और आपका मिजाज जो है आज बहुत मीठा मीठा है। आप आम के रस ले रहे हैं क्योंकि आज आप भारत जो है वो फाइनल मुझे जीतता हुआ कभी इम्कानात है कि आपने भी प्रेडिक्शन की थी ये, और आपकी बातें आज अजीत भाई सच साबित हो रही है। लेकिन प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। मैं आपसे क्रिकेट पर बात करूंगा, लेकिन आगाज जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूं। भारतीय मीडिया को भी मैं स्टडी कर रहा था, तो भारतीय मीडिया ने जो इंकिशाफ किया है वो तो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल पर 5000 करोड़ भारतीय रुपए का जुआ जो है वो खेला गया है। इंटरनेशनल बुकीज ने भारत को फेवरेट करार दिया है और भारतीय बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा स्कोर नहीं बनने दिया। बैटिंग लाइन भी आपकी बहुत तगड़ी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बुकीज इस वक्त जो है वो भारत और न्यूजीलैंड का क्या रेट निकाल रहे हैं, ये तो थोड़ा सा पाकिस्तानियों को बताएं, शायद इनको दिलचस्पी हो। जी, अभी बुकीज का भाव तो एक तरफा भारत की ओर है। 3 या 5 पैसे भाव होगा, मतलब 5 पैसे आप भारत पर पा सकते हैं 1 रुपया लगा करके। वहीं न्यूजीलैंड का भाव 20 पैसे का, मतलब 20 गुना के आसपास आपको न्यूजीलैंड पर उस पर आपको मिलेगा। लेकिन न्यूजीलैंड की संभावना नहीं के बराबर है, तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर ही सबसे ज्यादा बैटिंग लगी है आज। तो भारत एक तरफा मैच जीत गया है। शुरू के जो 5-6 ओवर थे जो न्यूजीलैंड ने खेले थे तब शायद मुकाबला बराबरी का था, बट न्यूजीलैंड ने उस पकड़ को खो दिया और भारत ने अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग किया। रोहित शर्मा ने जो चेंजेस किए, जो वरुण चक्रवर्ती को जल्दी लेकर के आया, उसका परिणाम भी मिला। इस तरीके से जो चेंजेस किए वो बहुत सही चेंज किए, और एक एक जो प्लेयर है इंडिया टीम का वो देखेंगे पूरा अपना डेडिकेशन के साथ खेल रहा है। ऐसा नहीं एक प्लेयर के ऊपर में पूरे टीम डिपेंडेंट है, तो हर प्लेयर अपना अपना रोल यहाँ निभा रहा है। इसके कारण से ये भारतीय टीम आज जीतने की कगार पर है।
तो निश्चित रूप से आप देखें तो बुकीज का पूरा सिस्टम रहा है। पूरे जो टूर्नामेंट रहा वन साइडेड इंडिया टीम भारी रही है। उसके बाद की भी जो टीम नाकाबिले ऑस्ट्रेलिया नंबर शिकस्त 2 हैं पर आप भारी इस रही है। वक्त। जी आप तो नाकाबिले शिकस्त हैं मेरे ख्याल में इस वक्त। अभी तक तो आपने कोई मैच नहीं लूज किया ना। हाँ जी, भारत ने एक भी मैच नहीं हारा है और मुझको नहीं लगता कि आज भी वो हारेगा। तो आज तो निश्चित रूप से अब तो मुझको लगता है वन साइडेड मैच हो गया है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। फॉर्मेलिटीज़ बची इस मैच में। न्यूज़ीलैंड दम दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, बट मुझको नहीं लगता रोहित शर्मा अभी यहाँ पकड़ खोएँगे। तो अभी ये वन साइडेड मैच होना है और बहुत जल्दी मुझको लगता है 40 ओवर के आस-पास में मैच खत्म हो जाएगा। अजीत भाई, अगले साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है और उसमें तो जी, इस जी। दफा हम मेजबान थे, अगली दफा आप मेजबान होंगे। तो उस मौके जी। पर श्रीलंका में हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के हैं, वो तो फिर वहां खेले जाएंगे। अगर इसी तरह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो वो फाइनल भारत की बजाय श्रीलंका में होगा। आपके ख्याल में जी। ये जो मुआहदा चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये इसी पर मनोन ऐसे ही अमल होगा या अब T20 वर्ल्ड कप में कोई नया तनाज़ा जन्म लेगा? देखिए, इस वक्त में क्रिकेट के साथ राजनीति घुसी हुई है, बाहर भी शायद पाकिस्तान में भी, और विश्व में भारत का दबदबा है। निश्चित रूप से पैसों का खेल है या खेल से ही पैसा आ रहा है, तो निश्चित रूप से जिस बोर्ड के पास में ज़्यादा पैसा होगा, जिसकी सामर्थ्य ज़्यादा होगा, उसको अपनी बात रखने का, अपनी बात करने का पूरा मौका मिलेगा। तो वक्त थोड़ा-सा शायद ऐसा ही है। तो मैं पाकिस्तान के लिए निराश हूँ, मेज़बानी होने के बावजूद भारत की मेज़बानी वो नहीं कर पाया, जिसका मुझे दुःख भी है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ये चीज़ें बदलें। और जैसा कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है, हमारे जो मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे या पाकिस्तान फाइनल में पहुँचता तो श्रीलंका में खेलेगा। ठीक है, श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ भारत में और पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहता हूँ। ताकि वहाँ के जो अवाम है उनको चीज़ें मिलें, वो अवाम एक-दूसरे से मिलें। खेल के बहाने से ही हम लोग मिले तो सही एक-दूसरे से, ताकि आने वाला समय मोहब्बत भरा हो, अच्छा हम उम्मीद कर पाएँ। इस तरीके से खेल तो चूँकि 2 देशों को, 2 कम्युनिटीज़ को सबको नज़दीक लेकर के आता है। तो खेल भेदभाव नहीं करता, खेल तो सबको समानता में लेकर के आता है। तो मेरी तो व्यक्तिगत रूप से मतलब ये उम्मीद भी करता हूँ कि ऐसा हो। देखिए अभी आने वाला समय क्या कहता है, इस वक़्त तो वैसे शांति है, सिर्फ़ थोड़ी-सी क्रिकेट में ही राजनीति चल रही है, बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी मतलब मसलों पर तो शांति चल रही है। तो अच्छा है कि शांति बनी रहे और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के प्लेयर्स एक-दूसरे से मिलेंगे, खेलेंगे, एक-दूसरे के देश में आकर के खेलेंगे। ठीक कह रहे हैं ये हम जीत उम्मीद साहब, करते हैं। शांति रहेगी तो दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। इंतहाई काबिल जी, एहतराम जी। यहिया हुसैनी भाई, कहा जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी का मेला आज इख्तिताम एंड होने जा रहा है। ट्रॉफी का जो फॉर्मेट था यहिया भाई, वो अच्छा नहीं था। इवेंट के तीसरे और चौथे दिन ही आपने देखा होगा कि मेजबान मुल्क और फिर हम भी फारग और बांग्लादेश भी जो था वो भी बाहर हो गया। तो टूर्नामेंट से आधी दिलचस्पी जो थी वो कुछ मेरे ख्याल के मुताबिक ख़त्म हो गई। अगर अच्छा फॉर्मेट बनाया जाता तो चैंपियन ट्रॉफी का मज़ा दुबाला हो सकता था और नतीजा भी मुख्तलिफ हो सकता था। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस राय से मुतफिक हैं या डिसएग्री हैं? मोहतरम, आपने खुद फरमाया कि ये मेरी राय है, तो ये भी आपने कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं आपकी राय से इत्तेफाक करूं, और मुकम्मल तौर पर मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता। ये कहना आपका कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं था, तो मेरा बहुत आसान उर्दू में आपसे सवाल ये है कि कैसे टूर्नामेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं था। टूर्नामेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे क्रिकेट की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। टूर्नामेंट को मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, टूर्नामेंट को टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस कहते हैं। तो आज 2 बड़ी टीमें जो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेली, सबको उन्होंने पछाड़ा, सबको उन्होंने हराया, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल के लिए, ट्रॉफी के लिए मुकाबला करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। जहां तक रही बात कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं रहा, तो उसमें आपकी अपनी गलतियां हैं। तैयारी आपकी नहीं थी। आपने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी की और टूर्नामेंट को मेजबानी करने के हवाले से आपसे तैयारी की, टीम को बनाने के लिए आपने तैयारी नहीं की। आपके पहले सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब यह है, अगर आप अच्छी तैयारी करते तो 19 तारीख को न्यूजीलैंड से ना हारते, 23 तारीख को हाई वोल्टेज गेम में भारत से ना हारते, और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जब ये शेड्यूल सामने आया था तो एक आम तासुर यही था कि पाकिस्तान पहले 2 मैचों में ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो ये कहना कि टूर्नामेंट का शेड्यूल अच्छा नहीं था, टूर्नामेंट का फॉर्मेट अच्छा नहीं था, तो फिर तो ये होता कि
आप ये कह दें कि जी मेजबान टीम जो है वो बराह रास्त फाइनल खेलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2017 में इसी भारतीय टीम को पाकिस्तान ने ओवल के मैदान पर शिकस्त दी थी। आज वही भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला कर रही है। तो ये क्रिकेट है, कभी आप अच्छा खेलते हैं, कभी आप अच्छा नहीं खेलते, लेकिन अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। आप अच्छी तैयारी करेंगे, जो आप फरमा रहे हैं, यानी कि मुझे तो समझ आई है आपकी जो गुफ्तगू है, यानी आप कह रहे हैं कि गलत सिलेक्शन, खिलाड़ियों की नाकस कारकर्दगी या फिर कुछ और, ये वजूहात आप बयान कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि गलत सिलेक्शन। देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैंने ये कहा कि आपकी तैयारी नहीं थी। जब आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर नतायज ऐसे ही आएंगे। आपने जिस अंदाज में टूर्नामेंट में प्रोसीड किया वो सबके सामने है। बात हो रही है कि भारत की टीम दुबई से बाहर नहीं निकली, दुबई से हिली नहीं, दुबई से जुली नहीं। तो ये तो पहले ही तय हो गया था कि भारत ने फ्यूजन मॉडल के तहत अपने तमाम मैच दुबई में खेलने हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि नासिर हुसैन हो गए, माइकल एथर्टन हो गए, वो अब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी भारत की टीम को जो है वो फेवर मिल गया, भारत की टीम ने जो है वो जनाब एक ही मैदान पर क्रिकेट खेल ली। तो उनको सबसे पहले तो अपनी इंग्लिश टीम के बारे में बात करना चाहिए, जो पहले 50 ओवर के टूर्नामेंट में भारत में बाहर हो गई, फिर अब पहले ही राउंड में वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। जिन चीजों पर उनको बात करना चाहिए उस पर वो बात करते नहीं है, और जिन चीजों पर बेबुनियाद अंदाज में तबसरे हैं, बहरहाल उनकी अपनी जाती राय है, वो बात करते हैं। यही है भैया, आप स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और माशाल्लाह आप अच्छा प्रोग्राम भी करते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भारत में अजीत कुमार साहब हैं, आप इनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? ओवर टू यहिया हुसैनी। नहीं, अजीत कुमार को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और अजीत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मेरी अपनी जाती नजर में भारत की टीम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल से शायद आगे ना बढ़ती, क्योंकि ये भारत की बेहतरीन टीम नहीं है। लेकिन जो MS धोनी की क़यादत में भारत ने 2007 में T20 का खिताब जीता, 2011 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में श्रीलंका को हराकर 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीते, 2013 में एजबेस्टन के ग्राउंड पर इंग्लैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब उन्होंने अपने सर पर सजाया। लेकिन अब रोहित शर्मा, जिनके बारे में आपके ही मुल्क में एक पत्रकार ने लिखा, जी ये फिटनेस के मामले में तमाम बॉक्सेस को टिक नहीं करते, आपको नहीं लगता कि ये भारत के चंद नहीं बेहतरीन खिलाड़ियों में, बेहतरीन कप्तानों में इनका शुमार होता है? ठीक है, देखने में वो ग्लैमराइज पर्सनालिटी नहीं लगते, लेकिन IPL में उन्होंने मुंबई को जिताया, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को लेकर गए, T20 वर्ल्ड कप में भारत को जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी में वो भारत को जिताने के दर पर मौजूद है। आप उनको कहाँ रेट करते हैं? नहीं, रोहित शर्मा निश्चित रूप से एक बहुत बड़े महान खिलाड़ी हैं। एक दिन की कहानी नहीं है। 3 बार डबल सेंचुरी होना एक वनडे में अपने आप में 264 रन मारना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और रोहित शर्मा सिर्फ फिटनेस या इसकी बात नहीं है, ऐसा नहीं। आज भी मैं डाइव लगाते हुए उनको देख रहा था, तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कह देने भर से ये चीजें नहीं हो जाती है। और मुझको लगता है इतने बड़े खिलाड़ी उन्होंने उसको रेक भी नहीं किया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग हैं दुनिया में, करोड़ों लोग हैं जो आपको बोल सकते हैं। आप उस मुकाम पर होते हैं तो आपकी आलोचनाएं तो होती है, महत्वपूर्ण है आप उन आलोचनाओं का जवाब किस तरीके से देते। तो रोहित शर्मा ने मुझको लगता है स्माइल देकर ही इस बात का जवाब दिया और आज के खेल से बता दिया कि कौन कितना फिट है। तो ये सबसे सही जवाब हुआ जो आज हुआ। तो मुझको नहीं लगता कि रोहित शर्मा, अजीत साहब आप समझते हैं कि धोनी जी, हाँ, महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में खिलाड़ी थे। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा जो है वो बड़े डाउन टू अर्थ है, जितना बड़ा उनका कैरेक्टर है, जितने बड़ा उनका गेम है, उस तरह उनको ट्रीट नहीं किया गया। जितने उन्होंने IPL जिताया रिकॉर्ड, अब वो भारत को 3 फाइनल में लेकर गए एज ए कैप्टन, दूसरा वो ICC इवेंट जीतने जा रहे हैं। जी जी जी, IPL मतलब मुंबई की जो मैनेजमेंट है उससे गलती हुई थी पिछले साल। रोहित शर्मा को जिस तरीके से कप्तानी से हटाया था वो बहुत गलत निर्णय था। रोहित शर्मा बहुत बड़े खिलाड़ी, 1-2 मैच से उनका फैसला हो ही नहीं सकता है। ये मतलब सचिन तेंदुलकर के बाद वो वैसे खिलाड़ी हैं जो जब तक खेलना चाहे वो खेल सकते हैं। विराट कोहली कह रहे हैं अजीत भाई, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और रोहित एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इंतहाई मशकूर, अपने काबिल एहतराम यहिया हुसैनी भाई का और अजीत कुमार मेरे भाई का। नाज़रीन, एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से वापसी पर मैं बात करूंगा मुल्क में गंदम का बहरान सर उठाने वाला है और क्या गंदम हुकूमत 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करके इस बहरान को ख़त्म कर सकती है, और अगर यह कीमत मुकर्रर ना हुई तो फिर क्या होगा, इसका जवाब लेता हूं। मेरे साथ किसान रहनुमा खालिद बाट होंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक।
खालिद हुसैन बाट साहब से बात करते हैं। खालिद भाई, आपने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है जिसमें आपने वाज़ेह तौर पर कहा है, और मैंने वो ख़त भी पढ़ा है, जिसमें आप फरमा रहे हैं कि पिछले साल हुकूमत ने गंदम का रेट जो है वह 3,900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया मगर ख़रीदारी नहीं की। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्क ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन ख़तरा होगा। क्या आपकी इसकी वजाहत फरमाना पसंद करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जो आपने ख़त लिखा है उसमें इतनी सख्त बातें आपने लिख दी हैं कि मुल्क को संगीन ख़तरा होने जा रहा है? कैसे होने जा रहा है सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब? बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है कि पिछले साल 3900 की जो गंदम पंजाब गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया था उस पर गंदम नहीं खरीदी गई, और किसान जो था 21 दूसरे सूबों में वही गंदम 3900 से 4000 में बिक रही थी, और इस सूबे से जाके सिंध में जाके वही गंदम 3900 में बिक जाती थी। जो हमारी गवर्नमेंट पंजाब कहती थी कि हमने करप्शन को रोका है, वो मिडिल मैन ने उसको रज के करप्शन की और किसान का लॉस हुआ। तो किसान ने उसको देखा कि मेरा पिछले साल गंदम का रेट नहीं मिला, तो किसान ने इस साल अपनी गंदम की जो काश्त थी वो कम कर दी, और दूसरी क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसमी तब्दीली की वजह से जो एवरेज थी वो 10 से 15 मन एकड़ कम आ रही है। तो इस जब हम कैलकुलेट करते हैं और हम किसानों को पता है कि हमने गंदम कितनी काश्त की है, तो उसमें 20 से 25% गंदम कम काश्त हुई है साल में। तो आपको पता है कि औरंगजेब साहब जो है हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और हम ये बार बार बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट से कि इस दफा गंदम कम काश्त हुई है, खुदा के वास्ते रहम करें मुल्क पे कि अगर गंदम की शार्टेज हो जाएगी तो आपके पास इतने जरा मुबादला नहीं है कि अरबों डॉलर दे के गंदम बाहर से मंगवा लेंगे। अब वही हुआ कि एक क्लाइमेट चेंज था, एक पिछली साल किसान को गंदम का रेट नहीं मिला तो किसान ने गंदम कम काश्त की, और अभी गंदम हमारी बिल्कुल फसल तैयार हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट डिसाइड नहीं किया। अगर यही हालत रही तो अगले साल मैं कहता हूं कि इस साल 1 अरब नहीं 3 से 4 अरब डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और अगले साल तो किसान ने गंदम काश्त ही नहीं करनी। क्या पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला पड़ा है कि वो अरबों रुपए डॉलर की गंदम खरीद सकेगा? पहले इस साल हमने जो दालें बाहर से लाए हैं वो 2.25 अरब की है, जो हम कॉटन से बाहर से मंगवाई है 7-8 अरब रुपए की है। तो क्या गंदम मंगवा सकते हैं हम बाहर? कितना जुल्म है। हमारे गंदम का रेट नहीं मिला। गन्ना जो था वो 250 से लेके 350 रुपए में शुगर मालका ने अपनी मर्जी से खरीदा, और आज उस चीनी का रेट 180 रुपए है, जो कि 110 रुपए से 115 रुपए होना चाहिए। मैं कहता हूं कि IMF का प्रेशर सिर्फ किसान गरीबों पर ही आता है, ये शुगर माफिया पर नहीं आता, जो 250 का गन्ना खरीद के उसको शुगर जो है वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल हैं वो 40-50 लाख जो है ना 2014 और 15 के जो बकाया जा लग के आ गए हैं। तो किसान किधर जाए? किसान हर तरफ से मर रहा है। मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ खालिद भाई, क्योंकि मैंने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें खुराक व ज़राअत की रिपोर्ट 2024 की जो हमारी रिपोर्ट निकली है, उसमें गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान में काश्त किए गए रकबे में कमी वाक़या हुई है। यहाँ तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब मैं पूछना ये आपसे चाहता हूँ कि ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा सीज़न में पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई, जो कि मुकर्रर हदफ से 5 लाख एकड़ कम है। क्या आइंदा पाकिस्तान में गंदम में की कमी का सामना देख रहे हैं? पाकिस्तान में गंदम कम होने जा रही है, क्या कह रहे हैं? 1,60,000 जो आपने कहा ना कि 1,60,000 एकड़ गंदम काश्त हुई है, वो भी इन्होंने सैटेलाइट से जो उन्होंने इमेज लिए थे कि हम देखते हैं कि काश्त क्या है। वो भी जो हमने जौ काश्त किया था, जो हमने चारा काश्त किया था, इन्होंने सबको कैलकुलेट करके एक रिपोर्ट गवर्नमेंट पंजाब ने आखिर कर दी कि हमने 1 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन गंदम काश्त कर दी है। वो रिपोर्ट भी गलत है। गंदम 1 लाख और 10 लाख से ऊपर नहीं गई। वो गंदम 25 से 30% कम है। जो उन्होंने वो रिपोर्ट दी है वो भी गलत है। वो बैरोक्रेसी, यही तो हैरान है कि गवर्नमेंट पंजाब को बैरोक्रेसी किसानों की तरफ देखने नहीं देती। अभी जो भी स्कीमें किसानों की आ रही हैं, अभी एक आपने हाल ही में 15 दिन पहले CM पंजाब ने सोलर की स्कीम निकाली है। आप ये देखें कि वो सोलर 10 लाख किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं,
लेकिन साथ ही उन्होंने 4 कंपनीज या 10 कंपनीज मुतारफ करा दी हैं कि आप सोलर इनसे खरीदें। वो सोलर जो मार्केट से 7 लाख का बिक रहा है, वही कंपनियां सोलर हमें 20 लाख रुपए का दे रही हैं। वो कहती हैं कि 10 लाख हम गवर्नमेंट पंजाब से सब्सिडी ले लेंगे और 10 लाख काश्तकार दें। मैं कहता हूं कि काश्तकार का जो बुरा हाल हुआ है इस पिछले साल से लेके, कॉटन का रेट हमें नहीं मिला, सीड हमें राइस का अच्छा नहीं मिला, बिजली के जो 2014 के बकाया जात वो लग के हमारे पास आ गए हैं, सोलर की जो स्कीम दी है उस पर करप्शन है। मैं कहता हूं कि जो मुल्क 70% इस ज़राअत पे डिपेंडेड है, उस मुल्क और सूबा पंजाब ज़राअत में सबसे बड़ा सूबा है, इसके साथ ये जो जुल्म हो रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं खालिद भाई, पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री, यहां तक भी ठीक है। और आप खालिद भाई फरमा रहे हैं कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को किसानों की तरफ देखने ही नहीं देती है। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नसीरुल्लाह खां एग्री प्रोजेक्ट एक्सपर्ट हैं, जिनसे मैं जानता हूं और आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूं। नसीरुल्लाह खां साहब, आर यू विद मी? सर, आई एम विद यू जी। नसीर भाई, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बनाई गई महफूज शहीद कनाल के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज हम इस पर बात करना चाहेंगे। इस कनाल की तकमील में दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल होगा और इस मंसूबे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी नहीं लाया जा रहा। क्या ये एतराज़ात दुरुस्त है या सिर्फ महज मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है? असल कहानी मेरे नाज़रीन को और मुझे समझाइएगा। सर, असल सूरत हाल ये है कि अभी मैं खालिद साहब की बात सुन रहा हूँ, मैं इस पे आऊँगा। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि सीसीआई के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, बिकॉज आई एम नॉट बेसिकली लीगल एक्सपर्ट, कि अगर कोई प्रोविंस अपने ही हिस्से का पानी डाइवर्ट करके अपने ही सूबे में कहीं लेके जाए तो उसको सीसीआई में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये उस सूरत में मुमकिन होता है अगर आप किसी और कोई सूबा किसी दूसरे सूबे का एलोकेटेड पानी जो है वो अगर यूज़ करना चाहे तो फिर वो सीसीआई में प्रेजेंट होता है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये इरसा से अप्रूव्ड है और इरसा इज़ अ लीगल बॉडी ऑफ सीसीआई सर। दिस इज़ द सिंपल आंसर टू ऑल दिस सर। दूसरा ये है कि जो प्रोपेगेंडा है कि ये किसी और नसीरुल्लाह भाई, फिर सारा जर्नलिज्म, सारा टीवी ये सिंध क्यों शोर मचा रहा है? फिर ये क्या मसला है, क्यों शोर मचा रहा है सिंध फिर, अगर ऐसी नहीं बात तो? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है, ये हमने कालाबाग डैम के दौर में भी हमने देखा है। बाकी जब इस तरह के रिजर्व आते हैं तो एक रिजर्वेशन जो है वो सूबे अपनी शो करते हैं। मेरा ख्याल है ये एक बड़ा जेन्युइन राइट है, वो चाहे सिंध हो चाहे कोई भी सूबा हो, तो उनको अपने जेन्युइन जो रिजर्वेशन है वो सामने लेके आनी चाहिए। और कोई ये ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट है आपका चौलिस्तान का, ये तो प्योरली पाकिस्तान ही का वाटर है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपसे बयान करूँगा और ये सबको समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है, जो कि मैं सिर्फ अब पंजाब के हिस्से की बात करने लगा हूँ, सेम यही स्टोरी जो है ये सिंध के अंदर भी है सर, कि यहाँ पे एनुअली तकरीबन कोई 15 से 20% में, बहुत कम आपको बता रहा हूँ, पानी जो हमारे कैनाल सिस्टम में सूबों के हिस्से का पानी आता है वो भी सीपेज कर जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, लीच डाउन कर जाता है। उसके लिए अब ये जो नहर है इसमें 2-3 इंटरवेंशंस होंगी। नंबर 1 तो ये है कि जो हेड सलेमान की तक नहरें जो है पानी लेके आ रही हैं, इनकी पेवमेंट होएगी और इनकी जो लाइनिंग है उसको बेहतर किया जाएगा ताकि जो लीचिंग होती है पानी की, अंडरग्राउंड चला जाता है, वो उस चैनल्स के थ्रू हेड सलेमान की तक पहुँचे। एक तो यह है कि इससे वाटर की अवेलेबिलिटी बेहतर होगी। नंबर 2 जो ख़ास तौर पे बात है वो ये है कि जो आपका है सतलुज रिवर, यहाँ पे जो फ्लड वाटर है उसको बेसिकली डाइवर्ट करना है जिन्होंने चौलिस्तान की तरफ। तो उसके लिए एक नहर हेड सलेमान की से लेके ये फोटाबाज तक लेके आएंगे और वहाँ से 2 नहरें हैं जो कि एक मरोड़ को तरफ जाएगी, एक डंडोल वाला एरिया है उसकी तरफ जा रही होगी। तो इस सारे में पंजाब ही का पानी है और दो चीज़ें इसमें भी हैं कि इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट की है और जो वाटर है जो भी एकॉर्ड के तहत इनको अवेलेबल है ये उसी में से, इसको आप समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में एक एफिशिएंट यूजेज
के थ्रू ये वाटर जो है अवेलेबल किया जाएगा इस एरिया को। इसमें सिंध का कोई एक सिंगल कतरा भी पानी जो है ये यूज़ नहीं कर सकते पंजाब के लोग। ठीक फरमा रहे हैं, सिंध का एक कतरा भी यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको लेकर चलता हूँ इन काबिल एहतराम नसीरुद्दीन भाई, अगर आप गौर करें, भारत ने 2005 में राजस्थान में सराय इलाके को जरखेज करने के लिए 650 किलोमीटर तवील अंदर कैनाल बनाकर बंजर इलाके को जरखेज कर लिया। यार मेरे मुल्क में कभी कालाबाग डैम समेत दीगर मंसूबे आ जाते हैं, वो तखीर का शिकार हो जाते हैं, और अब महफूज शहीद कैनाल पाकिस्तान को भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मफाद को क्यों मद्देनजर नहीं रखा जा रहा? इसमें कुछ ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। जो आपने बात की इंदिरा कैनाल की, ये आपको पता है 2005 के अंदर कमीशन हुई थी सर, और हमारे यहाँ ये जो अभी जो है महफूज शहीद कैनाल, मेरे ख्याल में ये 20 साल बाद इनिशिएटिव लिया गया, या आज से 20 साल पहले लिया जाना चाहिए था। और जो अभी खालिद साहब बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जो मसाइल हैं सारे, ये सारे हैं सर कम रिसोर्सेज के। जब तक आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, किसी भी मुल्क की प्रोडक्टिविटी को आगे लेके जाने के लिए दो बुनियादी सर हैं अपना फीचर्स। नंबर वन तो ये है कि जो आप एग्जिस्टिंग जो भी काम कर रहे हैं उसको वर्टिकली ग्रो करवाएं, उससे और प्रोडक्टिविटी लें। और सेकंड ये है कि आप हॉरिजॉन्टल ग्रो करें। मैं आपको थोड़ा 2 मिनट टाइम लूँगा जस्ट टू शेयर यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। अगर इसके ऊपर जो महफूज शहीद कैनाल है, ये सिर्फ कैनाल नहीं है सर, ये एक सेकंड रेवोल्यूशन है। अब काम कि ये किस तरह से सेकंड रेवोल्यूशन है। दुरुस्त कह रहे हैं नसीरुल्लाह साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये महफूज कैनाल जो है वो 20 साल पहले बन जानी चाहिए थी। नाज़रीन, मैं आपको शॉर्ट ब्रेक की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन ब्रेक से वापसी पर मैं आकर एटमी हथियारों की रोकथाम पर अमरीकी सदर ईरान से बातचीत करना चाहते हैं। क्या वजह है कि ईरान बातचीत करने से इनकारी है, और इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद कि ये असल कहानी निकल क्या रही है। मेरे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को ख़त लिखकर जौहरी हथियारों की तैयारी रोकने या मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई का सामना करने का इंतबाह कर दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ईरान के रहबर आयतुल्लाह खमीनी ने मशरूत अमरीकी पेशकश को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन हालात में क्या समझते हैं आप, मशरक़ वस्ता में एक नई जंग का आगाज़ देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखें, बात यह है कि एक तो किसी सॉवरेन मुल्क को इस तरीके से थ्रेट ही नहीं करना चाहिए कि आप या हम अटक पर अटैक करेंगे या मुज़ाकरात करें। आई थिंक आयतुल्लाह खमीनी ने बहुत ही एक मुदब्बराना फैसला किया है। अपनी ज़ाहिर है कि अपनी जो कैबिनेट होगी और जो इनकी एक टीम है उससे मुशावरत की होगी, रॉयल गार्ड्स हैं इनके, उनसे की होगी, और उसके बाद जाके फैसला किया होगा। लेकिन अमेरिकन को चाहिए कि अगर आपने बात करनी है तो फिर एक डिसेंट तरीके से आप मुज़ाकरात करें और वो खत लिखें। अगर आप थ्रेट ये करेंगे कि आप बंदूक सर पे रख के और फिर फैसले कराएंगे, तो ये एक ईरान बहुत ही अपराइट कौम है और बड़ा उनकी अच्छी हिस्ट्री है। दे आर द फाइटर्स, दे डोंट एक्सेप्ट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी साइड, और जिसके बाद जवाब उनका मुनासिब था, बल्कि इनको इन राइटिंग में जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू सॉवरेन कंट्री। बट एक बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस स्टेज के ऊपर, जबकि ट्रम्प ने खुद कहा जी कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं लड़ाइयाँ ख़त्म करूंगा, उस सूरत में ये ईरान से कोई ऐसी बात कर सके। और उसके साथ ईरान को न्यूट्रलाइज उन्होंने काफ़ी हद तक कर लिया, क्योंकि आपके सामने हिजबुल्लाह के साथ अपने लेबनान में जो किया, फिर हमास को बहुत वीक करने की कोशिश की है, जितना कुछ वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। थर्ड, पहले गाज़ा में जो फ़लस्तीन के साथ किया, ये अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सेप्टेबल है। कोई महज़ब दुनिया में सिविलियन को इस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं कर सकता और नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन अल्टीमेटली दे हैव फेल्ड। उनके 3 ऑब्जेक्टिव थे इसके अंदर। नंबर 1 था कि हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो, अनअवेलेबल कर दो, और ये सारे पैलेस्टीनियन जॉर्डन और इजिप्ट में चले जाएं, और थर्ड अपने कैदी रिहा करा लो। तीनों नहीं वो कर सके,
लेकिन साथ ये जरूर प्रेशर ईरान पे रख लें, बिकॉज उनको जारी खतरा है कि ईरान कैन क्रिएट एनी टाइम प्रॉब्लम्स, दे वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। बेस्ट तरीका ये है कि आप, उन्होंने बात की, सही की है कि आप पहले सैंक्शन उठाएं, फिर हमारे से बात करें, एंड देन विल डिस्कस हाउ बेस्ट वी कैन हैव अ कॉम्प्रोमाइज विद यू। तो आई थिंक ये उनका बयान सही है, लेकिन अल्टीमेटली जो एक इजराइल को थ्रेट है वो ईरान से ही है, बाकी तो उन्होंने सब ममालिक को न्यूट्रलाइज कर लिया है, जिसकी वजह से ये इतना कुछ करना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, कतर ने इसराइल की तमाम जौहरी तनसीबात को बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में लाने की कोशिशों पर जोर दिया है। एक तरफ अमरीकी सदर जो ट्रंप है उसको ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तो बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है, लेकिन इसराइली एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका और यूरोप एक लफ्ज़ नहीं बोलते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आलमी ताकतों ने इसराइल को क्या खुली छुट्टी दे दी है? ये बदमाश रियासत की हैसियत जो है ये क्या है कि एक तरफ मेयार कुछ और है, दूसरी तरफ मेयार कुछ और है? आपकी निगाह में ये क्या है? इजराइल को अमेरिका ने अपनी प्रॉक्सी के तौर पे मिडिल ईस्ट में रखा हुआ है, और इंडिया को हमारे रीजन में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ रखा हुआ है, और साउथ चाइना सी के लिए रखा हुआ है। ये वो बड़े मजे से वहाँ बैठ के इनकी टेल ट्विस्ट करते हैं, अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं। कमजोरियाँ हमारी अपनी हैं, अगर मिडिल ईस्ट स्ट्रांग हो तो फिर अमेरिका को 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ हमारी साइड पर पाकिस्तान भी स्ट्रांग है, ईरान भी है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है, ईरान जो है वो मिलिटरी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से यहाँ इतनी दाल नहीं बनती है। लेकिन बात यह है कि ये जो दो रुखी पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए, आपकी एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। या तो आप, जिस तरह आपने इजराइल इज अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर, हालांकि एवरीबडी नोज दैट दे आर न्यूक्लियर पावर, तो क्या उसके ऊपर आई जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उनको उनकी इंस्पेक्शन नहीं करनी चाहिए? या तो बात की जाए कि ईरान की भी करें और इजराइल की भी करें, देन इट्स ओके, ईरान माइट एग्री। लेकिन अगर आपने एक मुल्क को टारगेट किया हुआ है क्योंकि वो एक मुसलमान मुल्क है, उसके ताल्लुकात जो है ईरान से, ये इजराइल से ख़राब है, इसलिए अब ये करते हैं, दैट इज़ नॉट डिजायर्ड। और ये एक ओवरऑल एक कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर अमेरिका को दोबारा सोचना चाहिए। काबिल एहतराम ब्रिगेडियर साहब, अगर ईरान खित्ते में आपकी गुफ्तगू से जो मुझे समझ आ रही है बात कि एक मिसाइलों और दीगर असला की वजह से ईरान एक ताकतवर मुल्क है, बड़ी ताकत है, पूछना यह चाहता हूँ कि क्या अमेरिका और इसराइल अगर हमला करते हैं ईरान पर तो उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं? ये देखिए, अमेरिका ने बड़ी दफ़ा कहा है कि वी डोंट वांट हैव डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद ईरान के साथ, और जाहिर है कि अगर वो कभी भी करेंगे तो वो इट इज़ ओनली दे आर गोइंग टू आस्क इजराइल कि आप अटैक करें। पहले भी उन्होंने यही कहा था। अगर जिस वक्त ये ईरान ने उनके ऊपर हमला किया था, ईरान के इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, तो उसके बाद जब इजराइल ने थ्रेट किया था तो उस वक्त ये अमेरिका ने यही कहा था उनको कि वी विल नॉट कम, इट इज़ बेटर कि आप ईरान के साथ मत लड़ाई करें। पहले ही और जो ऑलरेडी एम्ब्रॉयल्ड विद देम इन लेबनान में, उसके बाद पैलेस्टाइन में, उसके हुतीज उस साइड पे अटैक कर रहे थे, तो उसकी वजह से, और फिर इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो इजराइल ने बड़ा कम अटैक किया था, बल्कि अनइम्पॉर्टेंट टारगेट्स को जाके अटैक करके अपने आप को खिफत मिटा ली, थोड़ी सी बेइज्जती ना हो हमारी, अपने आप को शो करने के लिए हमने बदला ले लिया। दैट्स व्हाट दे डिड इट। बट अदरवाइज अमेरिकन वांट के ईरान से कॉन्फ्रंटेशन ना करें, क्योंकि उसके साथ फिर वो जाहिर है कि इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं जो आप सोच नहीं सकते कि कितने सेकंड में कहाँ जाते हैं, एंड दे आर द इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, बहुत रेंज है इनकी। और फिर उसके बाद जाहिर है कि उनके पास दूसरे वेपन भी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं उनके पास, जिससे वो नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब उन्होंने इजराइल को अटैक किया तो उन्होंने वो हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया। ब्रिगेडियर साहब, मैं लास्ट मिनट की तरफ जा रहा हूँ, शार्प सवाल का शार्प जवाब दीजिएगा। दुनिया चेंज हो रही है और अमेरिका जैसा मुल्क रशिया से दोस्ती कर रहा है, किथे मैर अली किथे तेरी सलाह। इन हालात में मेरा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या देख रहे हैं? आगे जा रहा है कि ब्लॉक पीछे जा रहा है? नहीं, देखें, पाकिस्तान को चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर अपनी पॉलिसी को रिविजिट भी करना चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि अपने रीजन में सब मुल्कों से बना के रखें, क्योंकि इसमें 4 न्यूक्लियर मुल्क हैं, चाइना, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। साथ ही साथ दे हैव टू बी इन वेरी गुड टर्म्स अमेरिकन। हमारा 4
बिलियन डॉलर का जो टेक्सटाइल इंपोर्ट वहाँ एक्सपोर्ट होती है। प्लस यूरोप के साथ हम वी वांट टू द बेस्ट रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज, लेकिन चाइना हमारा वार ट्रस्टेड मुल्क है, हमारा दोस्त है, हमारे से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वी हैव टू हैव द बेस्ट रिलेशन विद चाइना व्हाइल एंश्योरिंग गुड रिलेशन विद रशिया, अमेरिका और बाकी जो यूरोपियन यूनियन के साथ। ये हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, इसको लेके वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। आप कह रहे थे कि अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया, ये चारों ममालिक के साथ पाकिस्तान को साथ मिलकर चल रहा है और उनके साथ रिलेशन डेवलप करने हैं। और मेरी मौजूदा इस वक्त जो क़यादत है पाकिस्तान की, जो जमहूरी हुकूमत चल रही है, वो अपनी पॉलिसी बेहतर अंदाज में इन सब को साथ लेकर चल रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी फेस टू फेस में 7:03 पर। पाकिस्तान जिंदाबाद।